हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि सीटेट का एग्जाम 14 सितंबर को शेड्यूल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पीवाईक्यूज को लेकर के एक डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है। तो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, आपका कॉन्सेप्ट चाहे जितना स्ट्रांग हो, अगर आपने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्जाम सेंटर में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सीरीज आपको हेल्प करेगी जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में और इजिली सॉल्व करने में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं विथ फुल एनर्जी। विथ ये सारे क्वेश्चंस जो भी आज हम सॉल्व करेंगे, ये सभी सीटेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल है, डिस्ग्राफिया इज अ speech disorder characterized by stuttering and errors in articulation, locomotor disorder characterized by gross motor impairment, neurological disorder characterized by trouble in forming letters and shapes, या psychological disorder characterized by lack of attention and impulsive behavior। डिस्ग्राफिया है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। गतियुक्त विकार है, विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। या मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए थोड़ा समझते हैं। डिसग्राफिया, आपको याद रखना है प्रीफिक्स डिस। जहां भी आपको प्रीफिक्स डिस दिसे, इसका मतलब है डिफिकल्टी या विकार, डिसऑर्डर। अब थोड़ा समझते हैं। ग्राफिया वर्ड का ओरिजिन हुआ है ग्राफ वर्ड से, जिसका मतलब होता है लिखना, शेप बनाना। ये सब चीजें ग्राफ के अंदर आती हैं। तो डिसग्राफिया मींस डिफिकल्टी इन ग्राफ, डिफिकल्टी इन राइटिंग। सो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बट थोड़ा ध्यान समझेंगे, डिसग्राफिया के अलावा भी अदर डिसऑर्डर हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रैक्सिया एंड डिसफेजिया। डिस वर्ड का मतलब होता है डिसऑर्डर। लेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर, जब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो। कैलकुलिया जब कैलकुलेशन करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन। प्रेक्सिया जब मोटर कोऑर्डिनेट है, उसके हाथ पैर की जो मोटर है वो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट न कर पाए। डिसफेजिया बोलने से रिलेटेड है, जब आपको बोलने में प्रॉब्लम हो। तो ये इतने डिसऑर्डर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The approach to educating gifted children, which moves them through curriculum at an unusually rapid pace, is known as differentiated instruction, enrichment, acceleration, immersion। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही है। यहां दो वर्ड पे आपको ध्यान देना है। एक बात हो रही गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभावान बच्चों की। दूसरा बात कर रहा है रैपिड पेस की। अब समझते हैं ऑप्शन से। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देशन। ये तो पेडग आपको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने ही है क्लास में, इससे गिफ्टेड चिल्ड्रन का कोई लेना देना नहीं है। इनरिचमेंट, इनरिचमेंट रिलेटेड है गिफ्टेड चिल्ड्रन की, जिससे कि उनको सब्जेक्ट एकेडमिक्स के अलावा अदर नॉलेज भी उसके एडेड में मिलता है, संवर्धन करना। लेकिन इसमें स्पीड का कोई लेना है, स्पीड नॉर्मल ही रहती है। इमर्जन रिलेटेड है लैंग्वेज से। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब ही होता है कि तीव्र गति से बढ़ना या रैपिड पेस में। जैसे गाड़ी होती है उसको हम एक्सीलरेट करते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। सेम है, एक्सीलरेशन कहलाता है जब गिफ्टेड चिल्ड्रन को थोड़ा रैपिड पेस देने के लिए हम करिकुलम में चेंज करते हैं और तेजी से उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, ताकि गिफ्टेड चिल्ड्रन बोर ना हो, मोनोटोनस ना फील करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए
create curriculum adaptation, incorporate diverse perspective, examine their own implicit bias, see diversity as an obstacle. पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे जब ऐसे क्वेश्चन है सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना है कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जैसा चारों ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डाइवर्सिटी एंड एन ऑब्स्टेकल। पेडागोजी में डाइवर्सिटी ऑब्स्टेकल नहीं है, एडवांटेज है जिससे बच्चे ज्यादा लर्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा पूरी तरह से गलत है। अब देखते हैं जिनमें जिनमें ऑप्शन 4 दिया गया उसको हम काट देते हैं। यहाँ ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन 4 3 गलत, ऑप्शन 4 ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब इस केस में आपका टाइम भी बचेगा, जल्दी से सॉल्व भी होगा। अब थोड़ा ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्रिएट करिकुलम एडॉप्टेशन सही है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन होना चाहिए जिससे बच्चे आसानी से अडॉप्ट करें करिकुलम को और समझें। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, यस डाइवर्स पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सिंगल पर्सपेक्टिव में बच्चे मोनोटोनस फील करते हैं। जितना डाइवर्स होगी क्लास उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, उतना ज्यादा फन लविंग होगी और इंटरेक्टिव होगी। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, एज अ टीचर हमें कभी भी बायस नहीं होना है, चाहे वो टैलेंटेड चाइल्ड हो चाहे लिटिल ब्लूमर हो, लेट ब्लूमर हो, दोनों के लिए हमें बायस नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर predominantly important in infancy, agencies of socialization also become important in early childhood. शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं खुद को। बात हो रही सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की, तो हमने पढ़ा है समाजीकरण की 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में हमारा आता है फैमिली, सेकेंडरी में हमारा नेबरहुड, स्कूल, पीयर ग्रुप, टर्शियरी में आता है मीडिया एंड अदर थिंग। तो पहले स्टेज से देखते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है? सबसे पहली स्टेज है। तो जब सबसे पहली स्टेज होगी तो बात होगी प्राइमरी सोशलाइजेशन की। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी के बाद नेक्स्ट स्टेज अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में हमारी कौन सी एजेंसी आ जाएगी? सेकेंडरी, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगता है, नेबरहुड से इंटरेक्ट होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। टर्शियरी सेकेंडरी गलत हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्राइमरी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। Language development and cognitive development advance independent from each other. Language development facilitates cognitive development. सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? वाइगोत्स्की को लेकर के एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो सोसाइटी पे बेस है। उन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी की बात की है, तो सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, उन्होंने लैंग्वेज को एक टूल ऑफ थॉट बोला है। लैंग्वेज के थ्रू बच्चा सोशल स्पीच से इनर स्पीच की तरफ जाता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अब ऑप्शन पे आते हैं। सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, सही बात है, बट नॉट कॉग्निटिव। जब सोशल फैक्टर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करेगा तो कॉग्निटिव को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, नहीं, ये पियाजे कहते हैं। पियाजे का कहना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट
लैंग्वेज डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है, लेकिन वाइगोत्स्की ठीक इसी का उल्टा बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पियाजे का है, वाइगोत्स्की का नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट, यहां सब ध्यान रखें, स्वतंत्र रूप से नहीं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास दोनों स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और एक साथ ग्रो करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 भी गलत हो जाता है। अब बचता है लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव, 4 ऑप्शन सही। देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, अगर वाइगोत्स्की आता है तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, मतलब भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगर पियाजे यहीं आते तो ऑप्शन नंबर 2 सही होता, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। इस चीज का ध्यान रखें, क्लैरिफाई रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At which level of Lawrence Kohlberg's moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectations of the society and behave in good ways? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। कीवर्ड्स हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। बात कर रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी और गुड वेज की, मींस गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अब ऑप्शन पे आते हैं। पोस्ट ऑपरेशनल, पोस्ट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, ये दोनों जीन पियाजे के स्टेजेस हैं, कोलबर्ग के नहीं है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये क्या है, पियाजे के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 4 दोनों गलत हो गया। अब बता है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। तो ध्यान देंगे प्री कन्वेंशनल लेवल पे बच्चा व्यवहार करता है पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए और रिवॉर्ड के लिए, जबकि कन्वेंशनल लेवल पे बच्चा बिहेव करता है ताकि वो समाज में लोग उसे अच्छा कहें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। इन्होंने 3 लेवल दिए हैं मोरल रीजनिंग पे बेस, जिसके 6 सब स्टेजेस हैं। सबसे पहले आता है इनका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल। ये चीज ध्यान रखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है ऑप्शंस में कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं क्या वो पर्टिकुलर थ्योरी से रिलेटेड है या नहीं। जैसे यहाँ पे ऑपरेशनल की बात की गई, ये पियाजे के हैं, तो 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। बचे हैं 2 ऑप्शन प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन, तो इसमें अब रीजनिंग लगाना इजी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है असर्शन रीजन बेस। असर्शन रीजन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है सबसे पहले आप दोनों को अलग अलग पढ़ें और चेक करें सही स्टेटमेंट है या नहीं, और जब दोनों स्टेटमेंट सही या गलत क्लियर हो जाए तब फिर आप बीच में क्योंकि वर्ड या बिकॉज वर्ड जोड़ दीजिए और एक साथ पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO, such as teachers and peers, can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills. Reason: social interaction is a key component of learning and development. शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। कौन सा ऑप्शन सही है? सोचिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये वाइगोत्स्की थ्योरी है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं। बात कर रहा है इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस। बात तो सही है। जब भी हमें प्रॉब्लम होती है, अगर
कोई हमसे ज्यादा जानकार है तो हम उसकी मदद ले सकते हैं, और वो क्या क्या एक गाइडेंस एक सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम करता है। तो पहला तो ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा देखते हैं, सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया सामाजिक संपर्क या सोशल इंटरेक्शन क्या करता है, हमें लर्न करने में मदद करता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट तो सही है। ठीक, अब देखते हैं दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। तो क्योंकि वर्ड जोड़ के इसको पढ़ते हैं एक साथ। ठीक है, more knowledgeable others can provide support and guidance to help learners develop their understanding because social interaction is a key component of learning and development. It sound perfect? तो हम कह सकते हैं कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. ध्यान रखना असर्शन रीजन जब भी आए पहले दोनों स्टेटमेंट को अलग पढ़िए, फिर बीच में क्योंकि वर्ड लगा के पढ़िए, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थोड़ा रिकैप करके देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा डिस्ग्राफिया क्या है, राइटिंग डिसऑर्डर क्या है, हमने पढ़ा एक्सीलरेशन और इनरिचमेंट में क्या डिफरेंस है। ध्यान रखें एक्सीलरेशन स्पीड बढ़ाता है, इनरिचमेंट नॉलेज बढ़ाता है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, जिसमें डाइवर्सिटी एज ए टूल है, एज ए एडवांटेज है, डाइवर्स होना चाहिए हमें, ऑब्स्टेकल नहीं है। फिर सोशलाइजेशन एजेंसी क्या है, प्राइमरी हमारी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी प्राइमरी हमारा फैमिली हो गया, सेकेंडरी हमारा नेबरहुड स्कूल पीयर ग्रुप हो गया, टर्सरी हमारा मीडिया हो गया। वाइगोत्स्की की हमने बात की लैंग्वेज कॉग्निशन कनेक्शन, ये हमेशा बात करते हैं कि लैंग्वेज हेल्प करता है कॉग्निशन के बिल्डअप के लिए, कॉग्निशन को फैसिलिटेट करने के लिए। कोलवर्क की हमने बात की, जिन 3 स्टेजेस बात की है, मोरल रीजनिंग दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। टू प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग। प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड ऑफ बेंचमार्क। विद्यार्थियों के प्रदर्शन तुलना के एक मानक या तय पैमाने से करना। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। ध्यान रखना हमें कीवर्ड को पकड़ते रहना है, अगर कीवर्ड आपके क्लियर है तो इजीली आप समझ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग और दूसरा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट करना मींस लर्निंग जिससे इंप्रूव हो सके, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के बीच में हो सके असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मीन जो भी लर्न किया गया है आज तक उसका पूरा असेसमेंट करना। तो ध्यान रखें फॉर लर्निंग जब पीरियडिक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होता है, ये सब क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग है। पूरा ओवरऑल जैसे एनुअल एग्जाम होता है, ये क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। चलिए अब देखते हैं। कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर, कभी भी हम बच्चों को लेबल नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। इवेल्युएट स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ग्रेड्स देना ये क्या होता है फाइनल एग्जाम के बाद होता है जब हम ग्रेड्स देते हैं, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, फॉर लर्निंग नहीं है। प्रोवाइड फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग। हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, हमें फीडबैक पता चलता है जिसका यूज हम कर सकते हैं जिससे हमारी लर्निंग और बेटर हो सकती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। लास्ट है कंपेयर स्टूडेंट टू से, नहीं हम कंपेयर नहीं करते हैं, ग्रेडिंग हम यहाँ नहीं देते हैं, जैसे कि ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बाद होता है। कंपेयर फिर भी नहीं करेंगे, हर एक बच्चे की अपनी स्पीड होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमें हर एक कंडीशन में ये दिमाग में रखना है कि बच्चे सही हैं, हमें सिस्टम में चेंज करना है, बच्चों में नहीं, सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना है, तो कंपेयर करना भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच एज कैन चिल्ड्रन इंगेज इन वर्ड प्ले लाइक जोक्स, रिडल्स
that involve a play on words. किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, जैसे चुटकुलों, पहेलियों को पसंद कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष, 7 वर्ष। सबसे पहले 1 और 3 वर्ष के बच्चे, अभी इनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट इस लेवल का नहीं हुआ कि ये शब्दों को समझ सकें, तो हमारे 2 ऑप्शन सीधा कट होते हैं। 12 इयर्स, 7 इयर्स। किस एज में खेल सकते हैं? 12 साल का बच्चा आसानी से पहेलियां समझ सकता है, चुटकुले समझ सकता है, लेकिन किस एज में शुरू करते हैं या किस एज से शामिल होना चालू करते हैं? तो अगर आपको याद हो लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस, तो हम बात कर सकते हैं जब वहां मिडिल चाइल्डहुड शुरू होता है, तो बच्चे वर्डों के साथ खेलना पसंद करते हैं, और ये रिडल्स, जोक्स बहुत हेल्पफुल है क्लास के लिए। क्लास में बच्चे इससे एंगेज रहते हैं और इंटरेस्ट शो करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग के एज ए टूल हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए सोचना है। नेक्स्ट है, कैरल गिलिगन हैज क्रिटिक कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने क्रिटिक क्या, उन्होंने आलोचना किस बेस पे की है कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग की नैतिक विकास को लेकर के? फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नारीवादी दृष्टिकोण से, फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर्स, अनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, फॉर यूजिंग केस स्टडी एट द रिसर्च मेथड, केस स्टडी को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो कैरल गिलगन ने किस बेस पे आलोचना की है कोलबर्ग की थ्योरी की, बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ये वाइगोत्स्की का लेना देना है, लेकिन कैरल गिलिगन का इससे कोई लेना देना नहीं, वो इस बेस पे क्रिटिक किए ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ध्यान देंगे। अगर आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है, हिंज डायलेमा, अदर सैंपल, कोलबर्ग ने जो भी सैंपल लिए, कोलबर्ग ने सारे सैंपल लिए मेल ओरिएंटेड, उन्होंने फीमेल सैंपल्स को नहीं इंक्लूड किया अपनी रिसर्च में। उसी बेस पे कैरल गिलगन ने कहा कि आपने मेल सैंपल्स लिए हैं जो कि फीमेल पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। कोल गिलिगन ने कोलबर्ग के रिसर्च को क्रिटिक किया और ये बोला कि आपने मेल लिया है जिससे आपकी रिसर्च जस्टिस ओरिएंटेड ज्यादा है, जबकि फीमेल का पर्सपेक्टिव केयर और रिलेशनशिप को ज्यादा रहता है। तो इसीलिए उन्होंने इस बेस पे ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है, इस बेस पे उन्होंने क्रिटिक की आलोचना की है। जेनेटिक फैक्टर की बात करेंगे, इससे गिलगन का कोई लेना देना नहीं था। केस स्टडी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होता है। याद रखेंगे, कोलबर्ग ने अपने रिसर्च में सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव लिया है, फीमेल पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली इग्नोर किया। ये कंटिन्यूअस पूछे जाने वाले सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट according to Jean Piaget is, which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others. जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कॉजेशन, कारण परिणाम, ये कॉज इफेक्ट की बात कर रहा है। और क्वेश्चन में हमारे पूछा है फोकस ऑन वन एस्पेक्ट नेग्लेक्ट अदर, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। आपको याद होगा कंजर्वेशन में जब हम बच्चे को एक लंबी हाइट के गिलास में पानी भरते हैं और सेम अमाउंट ऑफ वाटर एक दूसरे गिलास में भरते हैं, तो बच्चे का फोकस सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, तो वो कहेगा ए गिलास में पानी ज्यादा है कंपेरिजन बी गिलास के, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट फोकस होता है। तो ये हो जाता है हमारा सेंट्रेशन या केंद्रीकरण। सेंट्रेशन, सेंटर, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट हो। डिसेंट्रेशन इसी का अपोजिट होता है, जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चा, रीजनिंग लगाना शुरू करता है, वो डिसेंट्रेशन हो जाता है।
सो ऑप्शन नंबर 3, 4, 1 गलत होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। पियाजे की सारी स्टेजेस के जो जो ये टर्म्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखिए बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर आपको स्टेजेस याद हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग इज, ग्रोथ की बात कर रहा है, थिंकिंग की बात कर रहा है। वाइल इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ एंड थिंकिंग इज, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए अब समझते हैं। ध्यान रखेंगे कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड में पूछ रहा है ग्रोथ और थिंकिंग के बारे में, मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ और थिंकिंग के बारे में। यहां ये क्लियर हो गया, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड। अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। स्लो वर्ड है, ईगोसेंट्रिक है, स्टडी है, लॉजिकल है। 4 वर्ड है, इनको अरेंज करना है हमें। तो जैसा कि हमें पता है अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी के कंपेरिजन क्या होती है, हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो पहला हो जाएगा ऑप्शन हमारा स्लोज का। थिंकिंग को लेकर के बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है अर्ली चाइल्डहुड में, उसको लगता है जैसा वो सोचता है दुनिया वैसे ही सोचती है, उसको लगता है सूर्य उसके पीछे पीछे चलता है, तो ईगोसेंट्रिक हो जाएगा। मिडिल चाइल्डहुड में स्लो नहीं होती है, स्टीडी हो जाती है, लगभग सेम पेस में ग्रो करता रहता है। और अब यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, बच्चा लॉजिकल, लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। स्लो ईगोसेंट्रिक, स्लो ईगोसेंट्रिक, स्टीडी लॉजिकल, स्टीडी लॉजिकल, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमेशा कीवर्ड्स को आप अलग कीजिए, फिर ऑप्शंस के बेसिस पे अपना खुद का सेटअप कीजिए और इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं सारे ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल, कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ग्रॉस मोटर स्किल बताइए। चलिए देखते हैं। निटिंग बुनाई करना, स्विमिंग तैराकी तैरना, कटिंग along the outline of a circle on a paper, कटिंग along the outline of a big rectangle, एक कागज पर आयत के अनुसार काटना रूपरेखा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, दो प्रकार की गतिक कौशल है, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन। ग्रॉस में हम अपनी बिग मसल्स का यूज करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं। फाइन मोटर में अपनी छोटी मांसपेशियों, जैसे कि लिखना, काटना, बुनाई करना, इसमें क्या होता है, फाइन मोटर स्किल होता है। तो निटिंग हमारा कट हो गया, कटिंग, कटिंग, तो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। बच्चा हमारा स्विमिंग, जिसमें हमें पूरे आर्म, पूरे बॉडी का यूज करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे कि हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में सारे प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के कॉन्सेप्ट के वीडियो देख लीजिए, मैंने नीचे लिंक अटैच कर दी है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडेस्टल, प्रॉक्सिमोडेस्टल, सेफेलोकॉर्डल, तो यही है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए ये सारे सिद्धांत हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक बात हो रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को लेकर के। फिजिकल ग्रोथ में कौन सा सिद्धांत फॉलो हो रहा है? चलिए सबसे पहले बात करें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये दोनों प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन इनका फिजिकल ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों को हम पहले ही एलिमिनेट करते हैं। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडेस्टल। तो जैसा हमने डिस्कस किया है, सेफेलो या शीर्षगामी, शीर्ष मतलब हेड, हेड टू टो, हेड टू टो मींस टॉप टू डाउन। समीपस दूरस्थ मींस पास से दूर जाना, मींस सेंटर टू आउटर पार्ट, इनर टू आउट। ओके, सो देखते हैं।
सेफेलोकॉर्डा टॉप डाउन सही है, प्रॉक्सिमल से इनर टू आउटर सही है, प्रॉक्सिमल से टॉप डाउन। ऑप्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, जो फैक्ट है उन पे एकदम कायम रहेंगे। शीर्षगामी का मतलब होता है हेड टू टो, मींस टॉप टू डाउन। हेड से क्या होता है, टॉप टू डाउन, ये डायरेक्शन है। एंड समीप प्रॉक्सिमोडेस्टल का मतलब होता है सेंटर से आउटर की तरफ। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 2 3 में कंफ्यूज नहीं होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, अ फिलोसफर हैज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड अ स्कल्प्टर हैज मोर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो बात कर रहे हैं फिलोसफर के इंटेलिजेंस की और स्कल्प्टर के इंटेलिजेंस की। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि है और एक मूर्ति के पास प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल 8 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की है, ठीक है। यहाँ पे क्या 4 कीवर्ड्स यूज हुए हैं, ध्यान देंगे, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, यही कीवर्ड्स फिर रिपीट है। अलग अलग आगे एक बार देख लेते हैं, ठीक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा से संबंधित, जैसे जो राइटर होते हैं, जो बहुत अच्छी लेख लिखते हैं, किताब लिखते हैं, वो क्या हो गए, लिंग्विस्टिक हो गए। और बात कर रहा है यहाँ पे किसकी, फिलोसफर की और स्कल्प्टर जो मूर्तिकार होते हैं, ठीक। फिर बात कर रहा है इंटरपर्सनल। इन दो वर्ड को बहुत ध्यान से समझेंगे, इंटर एंड इंट्रा। इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जब बातचीत हो, दो लोगों के बीच में, पर्सन ए पर्सन बी, ये हो गया इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होता है जब व्यक्ति अपने अंदर ही झांके, अंतः व्यक्ति, खुद के अंदर देखना। अंतर व्यक्तिक मीन्स एक दूसरे व्यक्ति से बात करना, जैसे इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, खुद के बारे में नहीं, सामने वाला हमसे क्वेश्चन पूछता है, हमारे बारे में जानता है, तो इंटरव्यू इंटरपर्सनल, ऐसे याद रखेंगे। इंटरव्यू इंटरपर्सनल मीन्स 2 पर्सन होंगे कम से कम। इंट्रापर्सनल आप अकेले होंगे, खुद के बारे में जानेंगे, ठीक। स्पेशियल रिलेटेड होता है 3D शेप से, ठीक। अब बात हो रही मूर्तिकार की तो स्पेशियल आ जाएगा। फिलोसफर की बात हो रही है, फिलोसफर खुद के अंदर झांका करता है, मींस इंट्रापर्सनल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए इसी को वेट, यहां देखिए कंफ्यूजन में गलत हो गया। फिलोसफर पहले आया है तो इंट्रापर्सनल पहले आएगा, स्कल्प्टर बाद में आया तो स्पेशियल बाद में आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 8 प्रकार। तो हार्वर्ड गार्डनर 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसमें आपका हो गया लिंग्विस्टिक, भाषा संबंधी, इंटरपर्सनल, दो लोगों को जानने के विषय, स्पेशियल हो गया आपका शेप से रिलेटेड, इंट्रापर्सनल हो गया जो व्यक्ति खुद को जानता है, म्यूजिकल हो गया जो म्यूजिशियन होते हैं, एंड काइनेस्थेटिक, बॉडली काइनेस्थेटिक हो गया जैसे डांसर हो गया, या फिर हो गया आपका नेचुरलिस्टिक जो कि बायोलॉजिस्ट होते हैं। इस प्रकार के इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की है। आई होप यहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज का उद्देश्य है आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करवाना सीटेट के एग्जाम में। ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट आपके कितने भी क्लियर हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जाम में प्रॉब्लम आनी है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे किस ट्रिक से इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले भी दिया है सीटेट का एग्जाम तो कमेंट करके बताइए लास्ट सीटेट में आपके सीडीपी में कितने स्कोर हैं।